भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं कार सेवक था के पिछले एपिसोड में हमने संघ के एक गोपनीय पत्र के ऊपर चर्चा करी थी जो भंवर मेघवंशी जी को उनके किसी मित्र द्वारा प्राप्त होता है और साथ ही उसमें संघी विचारधारा के ऊपर वे बात करते हैं कि किस तरीके से आरएसएस को स्वयं सेवकों की जरूरत है और बड़ी तादाद में दलितों, बहुजनों और आदिवासियों की उन्हें जरूरत है, लेकिन इनके मान सम्मान से आरएसएस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सिर्फ इनका इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ करना चाहता है ताकि हिंदू राष्ट्र स्थापित हो सके। उसके बाद एपिसोड के अंत में मैंने बहुत सारे राइटर्स और उनकी बुक्स की चर्चा करी थी। आप लोगों ने अक्सर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि आप लोग बुक्स पढ़ना चाहते हैं और हम ये बताएं इस मंच से कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जा सकती हैं। तो आज फिर एपिसोड के अंत में मैं आपको कुछ और बुक्स के बारे में और राइटर्स के बारे में बताऊंगी। पिछली बार तो बहुत बड़े बड़े राइटर्स के भी नाम थे, लेकिन आज कुछ हल्की फुल्की पुस्तकों के ऊपर भी चर्चा करेंगे जिसे आप शुरुआती दौर में पढ़ सकते हैं और धीरे धीरे एक विचारधारा को डेवलप कर सकते हैं। और आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आरएसएस के अंदर जो दलित आदिवासी लोग हैं, हमें ऐसा लगता है कि उन्हें संघ की विचारधारा के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जबकि इसका उल्टा है। उन्हें बाखूबी मालूम है कि संघ उनका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वे चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। क्यों? ये आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे, तो अंत तक इस एपिसोड में बने रहिएगा। चलिए, जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज का टॉपिक है टॉपिक 34। पहले तो मैं संघी था, फिर बागी हो गया। मैंने शुरू में व्यक्तिगत बदले की भावना से काम शुरू किया जो बाद में व्यक्तिगत नहीं रहा। यह सही है कि प्रारंभ में ये लड़ाई मांडल के जातिवादी संघियों द्वारा किए गए भेदभाव की मुखालफत करने की ही थी। इसमें पूरा आरएसएस दुश्मन नहीं था, तो कुछ चुनिंदा लोग जिन्होंने इनका खाना फेंक दिया था, वही लोगों तक इनकी लड़ाई पहले सीमित थी। संघ के वरिष्ठ लोगों तक भी जब मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मेरा गुस्सा बढ़ने लगा, जो कि पूरे संघ के खिलाफ बोलने के लिए मुझे प्रेरित करने लगा। ये मंडल के संघियों से शुरू हुई लड़ाई तमाम संघियों से संघर्ष के रूप में बदलने लगी। हालांकि यह भी सही है कि मेरी कुछ असहमतियां तो सदैव से ही रही। बहुत सारे सवाल भी मैं पूछता था जो संघ में कभी भी अच्छे नहीं माने जाते हैं, मगर इन छोटे छोटे सभी क्रोधों से बनी चिंगारी मंडल के संघियों के जातिवादी कृत्य से एक विस्फोट में बदल गई। तो शुरू से ही हमने जाना कि किस तरीके से वे सवाल जवाब करते हैं, और जब वे प्रचारक बनने की बात कहते हैं प्रचारक जी को, तो प्रचारक जी कहते हैं आप सवाल बहुत करते हैं और संघ के लिए एक अच्छी बात नहीं है, तो आप विस्तारक बन जाइए। तो ये भी घटना का जिक्र है। पहले मुझे ये पक्का यकीन था कि मेरे साथ हुई घटना की बात जैसे ही ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचेगी तो नीचे वालों को बहुत डांट पड़ेगी और हो सकता है कि उन्हें संघ से ही बाहर कर दिया जाएगा। कम से कम भयंकर डांट फटकार तो पड़ेगी ही। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे मुझे लग गया कि ये जो बातें की जाती हैं और जो काम किए जाते हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। संघ के स्वयं सेवकों की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। वो सबसे नग्न स्वरूप में अब मेरे सामने था। संघ में सुनवाई के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। नीचे से कोई बात ऊपर जाने का कोई सिस्टम है ही नहीं। ऊपर से आदेश आ सकते हैं, मगर नीचे से कोई बात ऊपर पहुंच जाए ये लगभग असंभव है। तो जाति का विनाश यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस चीज को बाखूबी हमें समझाया है लिखकर कि किस तरीके से शास्त्रों में सिर्फ आदेश को फॉलो करने की ही बात कही गई है, अपना दिमाग उसमें लगाने की बात की सख्त मनाही है। तो उसी विचारधारा पर संघ भी टिका हुआ है। हर प्रचारक, हर अधिकारी और हर एक वरिष्ठ जिम्मेदार स्वयंसेवक अपनी बात के आगे या पीछे यह जरूर जोड़ देता था कि ऐसा परम पूज्य सर संघ चालक जी कहते हैं। बात बेबात वे सर संघ चालक के किसी उद्बोधन या बौद्धिक को उद्धृत कर प्रभाव जमाते रहते हैं। कुल मिलाकर संघ प्रमुख की बात कहकर वे किसी भी आवाज को दबा सकते हैं। बिल्कुल ये वैसा ही है जैसे समाज में जब भी कुछ बोलो तो हमारे शास्त्रों में, वेदों में ऐसा ही लिखा है। शास्त्र वेद लिखने वाले बेवकूफ थोड़ी थे जो उन्होंने ऐसा बनाया है। बड़ों को भी यदि आप कुछ कहें तो बड़े भी ये कहते हैं, बड़ों से जबान लड़ाते हो, चुप हो जाओ। बड़े जो कह रहे हैं क्या वो गलत है? जी हाँ, बड़े हर वक्त सही हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो संघ भी इसी तर्ज पर काम करता है।
वैसे भी उन दिनों तक संघ के लोगों की संस्कृत मिश्रित कड़क हिंदी का मेरे किशोर मन पर बड़ा प्रभाव था। मैं उनकी बात से अक्सर कन्विंस हो जाया करता था, मगर मेरे साथ हुए भेदभाव ने मुझे इस सांस्कृतिक हिंदी के आतंक का सामना करने का साहस दिया और मैं हर बार की तरह इस बार मानने को तैयार नहीं था। मेरे सवालों से असहज संघ के पदाधिकारीगण मुझे ठीक स्वयं सेवक नहीं मानते थे। मेरे द्वारा संघ के लोगों पर जातिगत भेदभाव करने का आरोप लगाए जाने के बाद तो और भी स्थिति विकट हो गई थी। वे मुझे भला समझने लगे और मेरे से बात करने से बचने लगे। मुझे साफ महसूस होने लगा कि वे जवाब नहीं देना चाहते हैं। तो मैंने बातचीत के नए तरीके और नए लोग खोज लिए। अब मेरा टारगेट संघ से जुड़े उनके दलित स्वयं सेवक थे। मैंने उन्हें अपनी कहानी बतानी शुरू की। इसका परिणाम आश्चर्यजनक था। हर एक दलित स्वयं सेवक के पास जाति के दुखद अनुभव की कोई ना कोई कहानी थी जो उन्होंने मुझे सुनाई। तब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि ये पीड़ा सिर्फ मेरी ही नहीं है, बल्कि मेरे समुदाय के हर स्वयं सेवक की है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि उन्होंने इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया था और मैं बगावत करने का प्रयास कर रहा था। तो अक्सर ये लगता है देखकर कि शायद भंवर मेघवंशी जी के अकेले का संघर्ष है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। संघ के इन वफादार स्वयं सेवकों ने मुझे सहानुभूति जताई और मुझे अपनी अपनी कहानियां भी सुनाई, मगर साथ ही उन्होंने ये नसीहत भी दी कि मैं जो जगह जगह बात करता फिर रहा हूं ना, उससे कुछ भी होने जाना नहीं है। संघ बहुत बड़ा संगठन है, उससे लड़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, मिलकर ही आगे बढ़ना होगा। इस दौरान मैंने ये भी साफ तौर पर महसूस किया कि संघ के इन दलित स्वयं सेवकों में हिम्मत की बहुत कमी थी। तो सारा खेल हिम्मत और हौसले का होता है। हम अक्सर ये कहावत दोहराते हैं कि हिम्मत मर्दे मदद खुदा। जो व्यक्ति स्वयं अपनी रक्षा करते हैं, भगवान भी उनकी रक्षा करता है। लेकिन हिम्मत की ही तो सारी बात है। वही जब नहीं होगी तो कोई दूसरा आपकी मदद कैसे करेगा? चाहे आप उसे अल्लाह कह लें, चाहे भगवान कह लें, कुछ भी कह लें, या अपना आत्मविश्वास कह लें। वे किसी ना किसी उच्च कही जाने वाली जाति से आने वाले भाई साहब की मर्जी या आग्रह से संघ में हैं। इसीलिए उनसे मेरे विद्रोह में सहयोगी बनने की आशा करना व्यर्थ था। तो किसी ना किसी भाई साहब की मर्जी से, तो आपको वो प्रसंग तो याद होगा कि मैं काली बिल्ली बनना चाहता था। इन्होंने अंदर अंदर इतना ज्यादा संगठन को खड़ा कर लिया है कि जो भी इनसे जुड़ता है उसको कहीं ना कहीं तो ये फिक्स कर देते हैं, दाल रोटी का इंतजाम उसका हो जाता है। चाहे वो आईटी सेल के जरिए हो, चाहे सोशल मीडिया पर सबको गाली बकने के जरिए हो, या लाठी भांजने के रूप में हो दूसरे धर्मों के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ये उनको फिक्स कर लेते हैं। अब ये लड़ाई तो मेरे पूरे समुदाय की थी, मगर लड़ना मुझे अकेले ही था। सो मैंने अकेले ही लड़ने की ठान ली। तो अक्सर ऐसा ही होता है। यहाँ से रतन जी जो लड़ाई लड़ते हैं, अक्सर लोगों को लगता है कि ये उनकी पर्सनल लड़ाई है, लेकिन उनकी लड़ी गई लड़ाई से बहुतों को फायदा पहुंचता है, जबकि लड़ना उन्हें अकेले ही पड़ता है। मैंने लिखकर, बोलकर, संपर्क कर, छापकर अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। हालांकि उससे ज्यादा कोई असर हुआ नहीं, पर मुझे जरूर तसल्ली मिली कि मैं लड़ रहा हूं। प्रतिक्रिया में मुझे ज्यादातर तो नसीहतें ही मिली और कहीं कहीं पर झिड़कियां और हिकारत भी। पर यह तय हो गया कि लड़ाई चालू रहेगी और मैं आरएसएस में वापस कभी नहीं लौटूंगा। धीरे धीरे लड़ाई बड़ी होने लगी। अजीब सी स्थिति थी। मुझ पर एक दलित स्वयंसेवक के सवालों का संघ के पास जवाब नहीं था और अन्य दलित स्वयंसेवकों के पास संघ से करने के लिए कोई सवाल नहीं था। मैंने रणनीतिक तरीके से संघ को चिढ़ाने वाले काम शुरू कर दिए। इस दौरान मैंने विभिन्न विचारकों को भी पढ़ना जारी रखा। संघ से अलग किसी भी प्रकाशन को मैं बार बार पढ़ रहा था। इससे और सवाल पैदा होने लगे। ज्यों ज्यों समझ बढ़ती गई, मुझे संघ के भीतर की जातीय उपस्थिति, पदाधिकारियों की जाति और संपूर्ण समाज का जातिगत संतुलन तथा संघ के शीर्ष अधिकारियों की जाति को लेकर सवाल उठने लगे। मैं अब जाति ऑडिट करने लग गया। तो ये सोशल ऑडिटिंग बहुत जरूरी है। सभी संस्थानों में भी इसको करवाया जाना चाहिए, ताकि पता चले कि हिस्सेदारी के नाम पर कौन दूसरे का हिस्सा हड़प रहा है।
इस प्रक्रिया से मुझे समझ में आया कि दलित हो चाहे आदिवासी, वे तो सिर्फ नमूने के लिए रखे गए हैं। संघ का असली मालिक तो ब्राह्मण बनिए हैं। थोड़े बहुत राजपूत भी हैं, मगर बहुतायत में तो यही लोग थे। इनके अलावा जो लोग थे वे प्राइमरी टीचर होते हैं। संघ में हमारे लिए कोई जगह कभी नहीं बनेगी, यह मैं समझ रहा था। उनके लिए हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान का कोई मुद्दा ही नहीं था। वे सिर्फ मुसलमानों से लड़ने के लिए हमें चाहते हैं, बाकी तो हमारी उन्हें ज्यादा जरूरत भी नहीं है। इस तरह की चेतना के विकास ने मेरे बागीपन को मजबूत किया और मैंने तय किया कि मैं हिंदू राष्ट्र के बजाय जो आज ये देश है उसके लिए ही काम करूंगा तथा संघ के कट्टरपंथ का विरोध करूंगा। मैं भाईचारे और मानवता के लिए काम करूंगा तथा जातिवाद व सांप्रदायिकता के विरोध में कार्य करूंगा। दिशा तो स्पष्ट नहीं थी, मगर सफर का रास्ता साफ होता जा रहा था। तो यही वो सारी बातें हैं जो मैंने शुरुआत में कही थी एपिसोड के। तो अब हम अगला टॉपिक लेते हैं। टॉपिक 35, संघ और मैं आमने सामने। इस दौरान भले ही दलित बहुजन राजनीति और विचारधारा के लिए अलग अलग प्रयास मैंने किए, लेकिन सांप्रदायिकता से संघर्ष के मिशन को कभी भी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। जब ओडिशा में फादर ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 मासूम बच्चों को संघी विचारधारा से प्रभावित दारा सिंह नामक दुर्दांत दरिंदे ने जिंदा जला दिया, तब हमने भीलवाड़ा में उनके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया, प्रेस में खबर दी। इस घटना का जिक्र हमने प्रोफेसर राम पुनियानी जी की पुस्तक हिंसा, सांप्रदायिकता, मिथक और यथार्थ में भी किया था। प्ले लिस्ट में आप जाकर इस एपिसोड को चेक कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर दोबारा भी सुन सकते हैं। हमारी उग्र भाषा को कभी भी स्थानीय मीडिया ने पसंद नहीं किया, लेकिन हमने अपनी बात को उतनी ही धारदार तरीके से कहना जारी रखा। लिख लिख कर तथा गांव-गांव जाकर संघ परिवार को बेनकाब करना और दलित एवं आदिवासी युवकों को संगठित करना उन दिनों मेरा मुख्य कार्य था। संघ के निचले स्तर के लोग अक्सर निम्न स्तर पर उतर आते थे, गांव में आमने सामने हो जाते, बहस करते और मारपीट करके हाथ पांव तोड़ देने की गीदड़ भभकियां देते, पर मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की। मेरे मन में सदैव से ही एक बात रची बसी हुई थी कि अगर मेरे हाथ पांव टूटने हैं तो टूटेंगे ही, चाहे हिंदू हुड़दंगियों के हाथों टूटे या दुर्घटना में। और अगर ये नहीं होना है तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले वे सफल नहीं हो सकते। रही बात मरने की, तो उसकी भी सदैव तैयारी है। मैं किसी अस्पताल में खांसते हुए मरने का इच्छुक कभी नहीं रहा। तो यहाँ पर चे ग्वारा की पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्र भी देखी है जिन्होंने इसलिए संघर्ष नहीं किया कि कहीं वे मर ना जाएं। मौत जिंदगी का आखिरी और सबसे बेहतरीन फलसफा है। मौत सबको आनी है, लेकिन आप उसके लिए अपने जीवन में किस तरह का संघर्ष करते हैं वही आपको महान बनाता है। और यही बात यहाँ पर भंवर मेघवंशी जी भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे जब आना है आए, स्वागत है। बस ऐसी ही भावना के साथ स्वयं को निर्भय रहने का हौसला देते हुए हर रोज जीता हूँ। इसीलिए जब अकेले संघर्ष शुरू किया तब भी संघी फौज ने से कभी नहीं डरा, और आज हजारों साथी हैं तब भी कोई डर नहीं। मैं सदैव ही जमीनी स्तर पर उनसे 2-2 हाथ करने का इच्छुक रहा हूं और आज भी हूं। इसलिए सदा ही संघ के विषाक्त विचारों और मारक क्रियाकलापों को बेनकाब करने के काम को मैंने जारी रखा। बाद में जब मैंने राजकीय पाठशाला में बतौर शिक्षक नियुक्त हुआ तब ये लड़ाई और सघन हो गई, क्योंकि हिंदी पट्टी के प्राथमिक शिक्षकों को तो आरएसएस ने जकड़ ही रखा था। जब मुझे शिक्षक प्रशिक्षण हेतु मंडल बुलाया गया तब मैंने सोचा कि अब से थोड़ा शांत रहूंगा, अपने काम से मतलब रखूंगा, नेतागिरी नहीं करूंगा, सिर्फ शिक्षण के अपने दायित्व को ही निभाऊंगा। यही सोचकर 30 दिवसीय एक प्रशिक्षण में मैं पहुंचा। जून 1999 की बात थी। जाते ही पहली भिड़ंत हो गई। प्रार्थना सभा से भी पहले हुआ ये कि तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा था प्रशिक्षणार्थियों का। वैसे राजस्थान में पगड़ी और तिलक से सम्मान किए जाने की सामाजिक परंपरा है। तो सामाजिक परंपराएं क्या हैं और ब्राह्मणवादी परंपराएं क्या हैं, इनके महीन फर्क को समझने की जरूरत है। जैसे कि हमने पढ़ा कि संघ में होली, दिवाली जैसे और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे उत्सव कभी नहीं मनाए जाते। इससे यही बात पता चलती है कि ये जरूर श्रमण संस्कृति की त्योहार रहे हैं। खैर, 2 त्योहार तो राष्ट्रीय त्योहार हैं जिसमें आपका गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस आता है, लेकिन होली खासकर ये श्रवण संस्कृति से जुड़ा हुआ त्योहार है जिसे
पहले तो फाग के नाम से हम लोग जानते थे। तो इसके ऊपर भी प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, खास मुलाकात सेक्शन में रतन जी ने वीडियो बनाए हैं, उन्हें भी आप सुन सकते हैं, जिनमें कई विद्वानों ने जो श्रमण संस्कृति के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल की, उन्होंने अपनी बात आकर रखी है, आप उसे भी सुन सकते हैं। लेकिन मुझे इस तिलक से वैचारिक द्वंद्व पैदा हो गया। आप अपने घर में कुछ भी करो, सार्वजनिक आयोजनों में तिलक विलक क्यों? सरकारी शिक्षकों के प्रशिक्षण में तिलक लगाने पर मैंने सवाल खड़ा कर दिया। मेरी बात का कुछ मुस्लिम व दलित साथियों ने भी समर्थन किया। हमने कहा हम नहीं लगाएंगे तिलक। दक्ष प्रशिक्षकों को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि सरस्वती के मंदिर में ऐसे उजड़ गंवार किस्म के लोग कहां से आ गए। तिलक हमें नहीं लगवाना था, नहीं लगवाया। फिर वीणा वादिनी वरदे प्रार्थना हुई। मैंने कहा तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ तू ही, वाहे गुरु तू ही, यीशु मसीह हर नाम में तू समा रहा की प्रार्थना क्यों नहीं। मतलब एक धर्मनिरपेक्ष प्रार्थना के वो समर्थक थे। और यदि आपको याद हो तो मैंने एक छोटी सी चर्चा भी करी थी किसी वीडियो के दौरान, कानपुर के शायद होली फैमिली स्कूल था या होली चाइल्ड स्कूल था, इस टाइप का ही कोई स्कूल का नाम था, जिसमें सर्वधर्म प्रार्थना को लेकर जो वहां के ब्राह्मण पेरेंट्स थे, बच्चों के पेरेंट्स, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था और स्कूल के ऊपर त्वरित कार्रवाई हुई थी और सिलेबस से जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें से सर्वधर्म प्रार्थना को हटा दिया गया फोर्सफुली। मुझे उम्मीद है आप ये बात भूले नहीं होंगे, इसकी चर्चा मैंने किसी वीडियो के दौरान करी थी। ये सर्वधर्म की प्रार्थना है। वीणा वादिनी हमें क्या वर देगी? उसने कौन सी किताब या मंत्र अथवा श्लोक रचा है? विद्या की देवी तो शायद खुद ही अनपढ़ थीं। वो हमें क्या वरदान दे सकती हैं? मेरा इतना कहना था कि जो प्रतिक्रिया हुई उससे एक बारगी तो ये लगा कि शायद मुझे कोई काफिराना हरकत हो गई है। शिविराधिकारी की त्योरियां चढ़ गई, उनका गुस्सा दिखते ही बनता था। गजब तो तब हुआ जब मैंने चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, गाने से साफ इनकार करते हुए उन्हें कहा कि ये संघ की शाखा नहीं है कि आप आरएसएस के गीत हमें गाने पर मजबूर करो। तो संघ की पैठ कहां कहां तक है ये इसको पढ़कर हमें समझ में आ रहा है। हम शिक्षक प्रशिक्षण हेतु आए हैं तथा अपनी शैक्षणिक योग्यता व मॉड्यूल में वर्णित गीत व प्रार्थना ही हमसे गाने को कहा जाए तो बेहतर होगा, नहीं तो शिकायत ऊपर की जाएगी। इस प्रतिरोध से ये हुआ कि जप, माला, छाप, तिलक, सब नदारत, सर्वधर्म प्रार्थना शुरू हुई और संघ के गीत गाने बंद कर दिए गए। लेकिन मैं निशाने पर आ गया, मेरे दस्तावेज खंगाले गए, इधर उधर से पूछताछ की गई कि ये बदतमीज लड़का कौन है जो शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के अनुशासन को भंग कर रहा है। शिविराधिकारी एवं दक्ष प्रशिक्षकों के मध्य लंबी मंत्रणा चली। मुझे बुलाकर पूछा गया, नेतागिरी करने आए हो या प्रशिक्षण लेने? ऐसे नहीं चल सकता। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया और स्पष्ट कहा कि आप चाहें तो मुझे आज ही घर वापस भेज सकते हैं, मगर मैं इस प्रशिक्षण को संघ की शाखा नहीं बनने दूंगा। तो यहाँ मेरी एक स्वरचित रचना की 2 पंक्तियां मैं सिर्फ आपसे शेयर करना चाहूंगी, जो इस प्रकार है कि एक बार तो कर प्रतिरोध, फिर न रहेगा कोई अवरोध। के सिर्फ एक बार आपको प्रतिरोध करने की, खिलाफत करने की जरूरत होती है, उसके बाद सारे रास्ते खुद ही खुलने शुरू हो जाते हैं। आप सबकी शिकायत की जाएगी, मीडिया तक भी बांट जाएगी। दक्ष प्रशिक्षण घबरा गए। अंततः हमारे बीच समझौता हुआ। ना वे संघ समर्थक कोई बात, गीत या नारा लगाएंगे और ना मैं उनके विरोध में लोगों को उकसाऊंगा। लेकिन इस घटना से मेरी नेतागिरी यहां भी चालू हो गई। बाद में 2 शैक्षणिक सत्रों तक मैंने प्राथमिक शाला शिक्षकों के मध्य जमकर नेतागिरी की। हम 99 लोगों का बैच था। उसके जरिए मैं मांडल तहसील के गांव-गांव तक पहुंचा और अंततः हम 7 शिक्षक मित्रों ने मिलकर सांप्रदायिकता, जातिवाद और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनवरी 2001 से एक मासिक पत्रिका डायमंड इंडिया का प्रकाशन आरंभ किया, जिसे भारत को हीरा बनाने की एक पंथ निरपेक्ष पहल के रूप में सर्वत्र सराहना मिली। लेकिन प्रशंसा ज्यादा टिकती कहाँ है। जैसे ही डायमंड इंडिया के जरिए सच्चाई लिखी जाने लगी, जातिवादी, सांप्रदायिक और भ्रष्ट तत्वों ने मिलकर हमारी मुखालफत शुरू कर दी। इस विरोध से संघ से जुड़े और बरसों से
मेरे से चिढ़े हुए लोग सबसे आगे थे और इस तरह एक बार फिर संघ और मैं आमने सामने हो गए। तो संघ किस तरीके से काम करता है, उसकी कार्यशैली क्या थी और समय के साथ वो कितनी तेजी से अपनी कार्यशैली बदलता है, ये तो काबिले तारीफ बात है। इसी बात के मद्देनजर आप इस चीज को देख सकते हैं कि आजकल मोहन भागवत जी जो हैं, उनके चक्कर जो हैं मस्जिदों में खूब लग रहे हैं और मौलानाओं से उनकी जो रेगुलर वार्तालाप है, भेंट है, वो चल रही है। तो इससे पता चलता है कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इन लोगों के काम में, ये लोग कितने फोकस्ड हैं अपने एजेंडा को लेकर, अपने एजेंडा को लागू करवाने के लिए कितना भी बदलाव और कहीं भी इन्हें माथा रगड़ना पड़े ये जाएंगे, लेकिन अपना एजेंडा फिक्स करवा के ही मानेंगे। 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं और संघ की फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा तेज हो गई है, बढ़ गई है। तो ये सारी बातें ना सीखने की जरूरत है हम बहुजन समाज के लोगों को भी, कि किस तरह टाइम आने पर फ्लेक्सिबल हुआ जा सकता है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब अपने एजेंडा को भुला देना या एजेंडा से भटक जाना नहीं होता। एजेंडा को लागू करवाने के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो एक कहावत है ना कि जो पेड़ जितना ज्यादा झुका होता है, उस जिस पर जितने ज्यादा फल होते हैं जिस पेड़ पर, वो उसकी डालियां उतनी ज्यादा झुकी हुई होती हैं। तो बस यही बात बहुजन समाज को भी समझने की है। अपनी डालियों को थोड़ा झुकाएं ताकि उसके फल जो है वो दूसरों तक भी पहुंच पाए। और मैंने जैसा कि कहा था कि अंत में मैं कुछ और राइटर्स को आपसे शेयर करूंगी। समाज के बारे में यदि कोई समझ इनिशियल स्टेज की चाहते हैं तो आप प्रेमचंद जी को पढ़ सकते हैं। उनके नॉवेल्स तो थोड़े थकाऊ और बोरिंग होते हैं, लेकिन उनकी शॉर्ट स्टोरीज बहुत बेहतरीन हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं सामाजिक ताने बाने को समझने के लिए। उसके अलावा शमसुल इस्लाम जी हैं, उनकी तो पुस्तकें इतनी सरल भाषा में लिखी गई हैं कि उन्हें कोई भी पढ़कर समझ सकता है। उसके अलावा विश्व प्रसिद्ध श्रृंखलाएं हैं, उसमें दुनिया भर के बड़े बड़े राइटर्स की स्टोरीज हैं। मेरे पास इसके 2 वॉल्यूम हैं मोटे मोटे, और मैंने वो सारे ही पढ़ रखे हैं। और उसमें सिर्फ अपने ही समाज की नहीं, दूसरे समाज की भी समझ आपकी डेवलप होती है और बहुत सारी चीजें आपको कॉमन दिखाई देंगी। सांप्रदायिकता दूसरे समाजों में भी होती है, लेकिन जातिगत सांप्रदायिकता और जातिगत भेदभाव, ये तो एक्सक्लूसिविटी सिर्फ हमारे ही देश की है। ये आपको विश्व प्रसिद्ध श्रृंखलाएं पढ़कर समझ में आता है। तो आगे जैसे पहले इन सब चीजों को पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे और भी चीजों को मैं बताती चलूंगी। एक साथ बहुत सारा बताऊंगी तो कंफ्यूज होने का डर रहता है, इसलिए हर एपिसोड में थोड़ा थोड़ा करके हम एक एक 2 राइटर के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। ये आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज इन्हें मेंशन करना ना भूलें। कोई आपके सवाल हो, कोई आपकी इंटरप्रिटेशन हो, उसे भी आप लिखना न भूलें, आपका स्वागत है। और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना भी ना भूलें। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है, आगे दीजिए, धन्यवाद।